नमस्कार साथियों। आजकल परीक्षाओं में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कल ही बीपीएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर के की परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें लगभग 40 प्रश्न साइंस के पूछे गए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। अब पहले की तुलना में फिजिक्स, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी। कल के परीक्षा में तो प्रश्न सामान्य ही पूछे गए थे। जैसे अभी जो आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, उस सेक्शन से भी प्रश्न पूछे गए थे। जैसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी इत्यादि से रिलेटेड मैचिंग के प्रश्न पूछे गए थे। परंतु जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं, जैसे एईडीओ की बात करें तो उसमें गहरे प्रश्न पूछे गए। और फिर आप ये दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी गहरे प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं ताकि प्रश्न फैक्चुअल पूछे जाएं, सामान्य पूछे जाएं तो पर भी आप बना पाए। और यदि गहरे पूछे जाएं, जैसे एईडीओ में पूछा था, या बीपीएससी का जो सिविल सर्विस यानी 72वीं बीपीएससी परीक्षा होने वाली है, या उसके बाद आने वाला जो 73वीं बीपीएससी परीक्षा होगा, तो उसमें भी आप इन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो हमने पढ़ना चालू किया था फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की बात करें तो आपने कहा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते उसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम जिन चीजों का भी अध्ययन करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, है ना, आप जो है वो वोल्टेज पढ़ते हैं, आप लेंथ पढ़ते, मास पढ़ते, एक्सीलरेशन पढ़ते, लीनियर मोमेंटम पढ़ते, जो भी हम चीज पढ़ते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। पहले को हमने कहा था मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को कहा हमने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल राशियां ऐसी भौतिक राशियां हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया था। आपने जाना कि शुरुआत में तीन चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था। ये था लेंथ, मास और टाइम। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। उसमें आप जानते ही हैं कि लेंथ जो था, लंबाई, उसके लिए हमने कहा था मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, इसके बाद तापमान का एसआई यूनिट केल्विन, इसके बाद था विद्युत धारा, इसके लिए एम्पियर, इसके बाद आपने कहा था कि पदार्थ की मात्रा है, इसके लिए मोल, और एक होता है ज्योति की तीव्रता जिसको लुमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इसके लिए कैंडेला। ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार से कहा गया था। इसके अतिरिक्त आपने जाना कि मापन की ये 3 अन्य पद्धतियां भी हैं। एक को कहा गया था एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आपने कहा था एमकेएस मापन प्रणाली। एमकेएस मापन प्रणाली में क्या होता है, इसमें लेंथ को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एक बात हमने यहाँ पर कहा कि मूल राशियां ऐसी राशियों को कहते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। यहीं पे इसका जो मापन करते हैं, इसका जो मेजरमेंट करते हैं, इसको मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिट, इकाई। और फिर आगे चल के आप पढ़ते हैं वीमा, जिसको आप कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो वीमा की बात करें तो आप जानिएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम के घात के रूप में, इनके पावर के रूप में जो दिखाते हैं उसको डायमेंशन कहते हैं। मतलब एम, एल और टी। एम है मास के लिए, एल है लेंथ के लिए, टी है टाइम के लिए। तो इसके पावर के रूप में अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम इसका डायमेंशन कहते हैं, बीमा कहते हैं। ये दो चीजें। मापन के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको इकाई कहते हैं। हमने कहा कि शुरुआती समय में 3 चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था, लेंथ, मास और टाइम को। और इसके लिए जो मापन की पद्धति थी, ये तो अकॉर्डिंग टू एसआई है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं।
इसके अतिरिक्त एक मापन प्रणाली थी, इसको MKS मापन प्रणाली कहा गया। एक को CGS कहते हैं और एक को FPS कहते हैं, जिसको आप फुट पाउंड सिस्टम कहते हैं, जो ब्रिटिश मापन प्रणाली है। आपने जाना था कि अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS मापन प्रणाली के अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। SI से मिलता जुलता है। CGS के हिसाब से लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड। ये ब्रिटिश मापन प्रणाली है जिसको FPS कहते हैं। इसके अनुसार से लंबाई को फुट में या फीट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 1 फुट बराबर, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है या आपको खुद भी यूज करना होता है, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। ठीक है। और 1 इंच में बात करें हम, 1 इंच में, तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 फुट को आप सेंटीमीटर में बदलिए। 1 फुट को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 12 इंटू 2.54 आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 30.48 इतना सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर इतना सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो लगभग आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में कितना फुट होगा, तो 3 पॉइंट, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 90 आएगा, है ना। तो लगभग 3 फीट से ज्यादा होगा, 3.2 के आसपास आएगा। तो जो भी हो, अब यहाँ पे 1 पाउंड का मान आपसे पूछ दे, 1 पाउंड, तो ये मास का यूनिट है। ये होता है लगभग 453.54 ग्राम। अभी भी आप केक खरीदने जाते हैं ना केक शॉप पे, तो ये थोड़ी कहते हैं कि आधा केजी का केक दीजिए, कहते हैं 1 पाउंड का केक, है ना। तो 1 पाउंड का केक मतलब लगभग आधा केजी, यानी 453.54 ग्राम। गोला फेंकते ना, तो उसमें कहा जाता है कि 16 पाउंड का गोला है, 18 पाउंड का। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन का आधिपत्य था, इसलिए बहुत सारी प्रणालियां अभी ब्रिटिश से मिलती जुलती है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसके अनुसार 1 पाउंड बराबर 453.54 ग्राम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब क्या था? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसको कहते हैं? मूल राशियों की सहायता से, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से जिनका निर्माण हुआ, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है। मूल राशियों की सहायता से, जैसे आप कहते हैं चाल। तो चाल क्या है? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं व्युत्पन्न राशि का। जैसे चाल कहते हैं, चाल क्या होता है? तो दूरी जिस दर से बदल रही हो उसी को चाल कहते हैं। आप दूरी बटा समय पढ़ते हैं, है ना। और दूरी क्या होता है? तो वस्तु जिस रास्ते पर चलता, वस्तु जिस पाथ पर चलता, उसकी वास्तविक लंबाई को, एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। तो दूरी क्या है? लेंथ है, लंबाई है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर किया। समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका सेकंड। तो आप इसकी सहायता से इसकी इकाई लिखें, तो दूरी के लिए आप कहते हैं मीटर, SI सिस्टम के हिसाब से, और समय के लिए सेकंड कहते हैं। तो आप इसको कह देते हैं कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे हम इसका यूनिट लिख पाते हैं। तो ध्यान रखना, हमने कहा कि अगर किसी भौतिक राशि में मूल राशि उसको कहेंगे जो कोई अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, और जबकि व्युत्पन्न राशि ऐसी राशियों को कहते हैं जिनका निर्माण मूल भौतिक राशियों के मिलने से होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर किसका निर्माण करेगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, लेंथ का एक यूनिट होता है मीटर। SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार से क्या कहा आपने? मीटर का है। ठीक है। एक और सिस्टम आपने जाना, इसको कहते हैं CGS। इसके हिसाब से आपने सेंटीमीटर का। अब कुछ यूनिट यूज किया जाता है जिसके बारे में आपको जानना। एक चीज होता है उसको कहते हैं डेसी, ठीक है। एक होता है सेंटी,
डेसी हो गया, सेंटी हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है मिली, एमएम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है माइक्रो, इसके बाद होता है नैनो, इसके बाद होता है पीको, इसके बाद हो गया फर्मी, 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 फर्मी कहते हैं हम। इसके बाद होता है एटो। देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये 10 के पावर में इन यूनिट का उपयोग करते हैं। यह आपका डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी और एटो। कई कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी देता है। एक चीज और इसमें आपको अलग से बता रहे हैं, ये होता है एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य के लिए हम लोग उपयोग करते हैं एंगस्ट्रम। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, तो ये होता है आपका 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यदि अगर हम इसकी बात करें तो डेसी बराबर होता है 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 को डेसी कहते हैं। सेंटी की बात करें तो 10 टू द पावर -2 होता है। आप कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो -2 कह देंगे तो सेंटी। अब इसके बाद मिली की बात करें, मिलीमीटर, तो 10 टू द पावर -3। डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। माइक्रो, अब हर बार 10 टू द पावर -3 ऐड करते चलेंगे, ये 10 टू द पावर -6 होता है। इसके बाद नैनो कहें तो 10 टू द पावर -9 होता है। पीको की बात करें तो ये 10 टू द पावर -12 होगा। फर्मी की बात करें तो ये 10 टू द पावर -15 होगा। और एटो की बात करें तो 10 टू द पावर -18 होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी एंड एटो। बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप डेसी सेंटी तो जानते ही हैं, 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो डेसी को सेंटी में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -1 हो गया डेसी के लिए। सेंटी मतलब सेंटीमीटर अगर यूज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट में 10 टू द पावर -2 हो गया सेंटी के लिए। अब इन दोनों को हटा दीजिए तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए आप इसको, मिली 10 टू द पावर -3। अब हर बार 10 टू द पावर -3 इसमें ऐड करते चलेंगे, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी एंड एटो। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मिली 10 टू द पावर -3। अब मिली से माइक्रो में जाएंगे, म्यू एम लिखते हैं, इसको माइक्रो, तो आपका मिली कितना होता है 10 टू द पावर -3। अब इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते चलिए, तो इसको आप बदलिएगा तो बेस सेम तो पावर ऐड होता है 10 टू द पावर -6। अब इसके बाद नैनो की बात करते हैं, नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -6 माइक्रो में आ गया। अब फिर 10 टू द पावर -3 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9। हम नैनो के बाद पीको, पीको की बात करते हैं, तो ये 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर -12, ठीक है। इसके बाद अगला होता है फर्मी, फर्मी, ठीक है। फर्मी की बात करें तो ये 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा आपका कितना 10 टू द पावर -15। और एक होता है एटो, एटो, ATTO कर रहे हैं एटो, तो 10 टू द पावर -15 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 10 टू द पावर -18 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है। एक को कहते हैं मिली, MM। इतने चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने अलग से कहा है कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। एक होता है मी MM, इसको कहते हैं मिलीमीटर, मिली, ये कितना होता है 10 टू द पावर -3। इसके बाद होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, MICRO, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर -6। माइक्रो के बाद क्या कहा हमने, नैनो, नैनो 10 टू द पावर -9, ठीक है।
नैनो, हर बार 10⁻⁻⁹ यहाँ पे -3 ऐड करते चलेंगे। नैनो के बाद क्या होता है, पिको, पिको ये कितना हो गया 10⁻⁻12। पिको के बाद क्या होता है, फर्मी, ठीक है, फर्मी ये कितना होता है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। और एक होता है एटो, ये होता है 10⁻⁻18। ध्यान रखेंगे। अब इसमें इसके अतिरिक्त एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लें। ये एंगस्ट्रम क्या होता है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, कभी कभी आपको ये भी पूछता है। तो जैसे आप इस तरह से देखेंगे तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, जैसे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे तरंगों को कहते हैं जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए तरंग इधर चल रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वेव है, वेव का प्रोपिगेशन है, मान लीजिए तरंग इधर है और इसमें माध्यम के कणों का कंपन देखिए इसके लंबवत हो रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर अगर माध्यम के कणों का कंपन हो रहा हो तो इस तरह के तरंग को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जैसे प्रकाश। अब इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, यानी ये होता है शीर्ष, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं गर्त, जिसको ट्रफ कहते हैं। आप तरंग दैर्घ्य के बारे में जानते होइएगा कि दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। इसी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। और इसके लिए सामान्यतः जो यूनिट उपयोग करते हैं वो एंगस्ट्रम उपयोग करते हैं, यहाँ पे एंगस्ट्रम। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप और ध्यान रखिएगा, नोट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से रखना। इसके अतिरिक्त एक ध्यान रखिएगा कि जो एटम होता है, एटम, एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड साहब है। न्यूक्लियस के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, जबकि प्रोटॉन के डिस्कवरर जो हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, है ना। एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस के जो खोजकर्ता हैं वो रदरफोर्ड साहब है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसका जो रेडियस होता है वो 1 फर्मी होता है। यहाँ से ये फर्मी वाला तो यूज हो जाता है। तो परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 1 फर्मी होती है, बराबर होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अर्थात 10⁻⁻ कितना, -15 मीटर। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करने से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहे कि 1 माइक्रोमीटर को मीटर में बताइए, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, 1 माइक्रोमीटर बराबर आप कहें तो 10⁻⁻ कितना, -6। 1 माइक्रोमीटर, इसको आप ये कह सकते हैं 1/10⁻⁶। अब अगर ऊपर ले जाएंगे तो 0। अब कितनी बार 10 आया, तो ये 6 बार आया, 2 2 4, ये 4 5 और यहाँ पे ये 1 लिख देंगे, इतना मीटर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर। इस तरह से अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसके अतिरिक्त ये तो स्मॉलर यूनिट हो गया, अब इसका बिगर यूनिट होता है। एक चीज होता है किलो, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसा यूज करते हैं किलो। इसके बाद होता है मेगा, ठीक है, इसके बाद होता है गीगा, गीगा, इसके बाद होता है टेरा, टेरा, और इसके बाद होता है पेटा, पेटा। इसके लिए देखिए सेम टर्म यूज करेंगे, किलो कितना, ये पॉजिटिव पावर में 10⁻3। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम,
तो 1000, 10⁻³ मतलब 1000। मेगा 10⁻⁶, ठीक है। गीगा 10⁻⁹, पेटा 8 टेरा 10⁻12, और पेटा की बात करें तो 10⁻15। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं बड़े बिगर यूनिट के लिए। किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। किलो कहें तो 10⁻³ का आते हैं, मेगा कहें तो 10⁻�6, गीगा कहें तो 10⁻⁹, टेरा कहें तो 10⁻12 और पेटा 10⁻15। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इन सब का उपयोग आप देखते हैं कंप्यूटर में, जो मेमोरी लगाते हैं, जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, या पावर के लिए भी कहते हैं मेगावाट, है ना। तो इन चीजों का उपयोग करते हैं। किलो 10⁻3, मेगा 6, गीगा कितना 10⁻9, टेरा 10⁻12 और पेटा 10⁻15 हो गया। ये इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब हमने कहा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यदि आपको यूनिट लिखना है, इकाई लिखना है, तो ध्यान रखनी है वो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ज्योति की तीव्रता के लिए कैंडेला, तापमान के लिए केल्विन, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखिए, तापमान जो होता है इसकी इकाई एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक क्या यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, हाँ, ऐसे लिखते केल्विन, और संकेत हमने यहाँ पे के लिखा है, केल्विन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। नहीं, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आप कहते हैं। तो कहीं पे फ़ारेनहाइट उपयोग करते हैं, कहीं पे केल्विन यूज करते हैं, कहीं पे सेल्सियस यूज करते हैं। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो एक कन्वर्जन फार्मूला है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5, ठीक है। ये एक कन्वर्जन फार्मूला है, आप हीट वाले चैप्टर में पढ़िएगा। अब यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए, आपसे कई बार पूछा गया कि वो तापमान बताइए जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान हो जाता है ना। तो ठीक है, इसके बारे में आप याद कर लेते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ और तापमान पूछ दे, सेल्सियस स्केल में कोई तापमान दे, आपको कहे कि इसका फ़ारेनहाइट स्केल में मान बताइए। केल्विन स्केल में कोई तापमान दे और आपको कहे कि इसका सेल्सियस स्केल में बताइए। तो हम पहला ले रहे हैं कि वो स्केल जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर हो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, C/5 बराबर F-32/9। हमको C को बराबर करना है F के, ठीक है। तो हम C/5 और F के जगह पर हम C ही रख देते, C-32/9, क्योंकि हम C को बराबर करना चाहते हैं किसके, F के, इसी आधार पर। तो आप इधर से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 9C बराबर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5C - 160 हो जाएगा। तो यहाँ से 4C बराबर कितना हो गया, 160 - 160, 4C बराबर -160। तो C बराबर आप कहिएगा ना कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर आपको दे दे और उसका मान आपसे कहे, जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान आप फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। आपको कहा कि एक टेम्परेचर है, ये कितना 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मान आपको फ़ारेनहाइट स्केल में बताना। तो कैसे बता सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9, ठीक है, F-32/9। आपको कितना दिया गया, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40/5 बराबर F-32/9, ठीक है। ये हो गया 8 और 9 8 72, और इधर बराबर F-32। तो F बराबर यहाँ से इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो कोई भी आपको तापमान दे दे
और पूछे कि दूसरे स्केल, किसी दूसरे स्केल में बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक बिंदु होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, जल उबलता किस तापमान पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका केल्विन में मान बताइए, तो आप जानिएगा कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो C/5 बराबर K-273/5। हाँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये C/5 बराबर F-32/9 इक्वल्स होता है K-273/5। ऐसा हमने पढ़ा। हमको सेल्सियस और केल्विन स्केल में तापमान का कैलकुलेशन करना, तो हमने इन दोनों को ले लिया। अब देखिए C/5, C बराबर आप लिख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया तो K-273। तो अब इधर ले आइए तो C + 273 बराबर K हो जाएगा। यानी अगर कोई तापमान सेल्सियस स्केल में दिया गया हो तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन स्केल में आ जाएगा। सेल्सियस का मान 100 और 273 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन स्केल का मान यानी 373 केल्विन आ जाएगा केल्विन स्केल में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। आपको कोई तापमान दे देता है और आपसे पूछता है कि उसको किसी दूसरे स्केल में इसका मान बताइए, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की इकाई कैसे लिखते हैं, है ना, यूनिट कैसे लिखते हैं। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की इकाई को लिखने के लिए हमें वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए। वो तो पता ही है, अब उसी की सहायता से हम लिख पाते हैं। तो हम पहला लिखना चाहते हैं डिस्टेंस का, दूरी का। ठीक है, हम डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वस्तु जिस पाथ पर चलता, जिस रास्ते पर चलता, अभी फिजिक्स में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमको इन चीजों के बारे में और पता चलेगा। दूरी की बात करें तो वस्तु जिस रास्ते पर चलता, जिस पाथ पर चलता, उसकी वास्तविक लंबाई को, एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो किसी भी रास्ते पर चला तो रास्ते की लंबाई को किस में दिखाएंगे, मीटर में। इसका जो यूनिट हो गया वो मीटर हो गया। अब इसकी ये हम इकाई की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं या मात्रक की बात कर रहे हैं। और इधर हम लोग इसके लिए डायमेंशन लिखना चाहेंगे। तो आपने जाना है कि डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, मास और टाइम के पावर के रूप में, घात के रूप में दिखाते हैं। तो इसमें देखिए मास का कोई टर्म है नहीं है तो m का पावर 0 लिख दीजिए, जिसका कोई टर्म ना हो उसका पावर 0। ठीक है, लेंथ का टर्म है तो l लिख देते हैं हम लोग। टाइम का कोई टर्म है नहीं है तो t का पावर 0। तो ये, और इसको डायमेंशन को लिखने के लिए बड़े ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, आप पढ़ चुके होंगे कि वस्तु चाहे जिस भी पाथ पर चले, किसी भी रास्ते पर क्यों न चले, वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है और जहां पर वह अंततः पहुंच जाती, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, न्यूनतम रास्ते की जो लंबाई होती है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल ए से चला और बी पर पहुंच गया, वो इस पाथ पर चला, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी उसको तो आप डिस्टेंस कह देंगे, लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये वाला पाथ होगा, क्योंकि ये इससे इसके बीच की ये वाला जो भाग की जो लंबाई होगी वो दूरी, जबकि इसकी जो लंबाई होगी इसको आप विस्थापन कहेंगे। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा। जैसे आपको कोई कहे कि कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर चला, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ पर चलना प्रारंभ किया और एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो इस दौरान इसकी दूरी का मान कितना होगा, तो आप कहते हैं कि सर्कुलर पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा, जो आप 2πr कहते हैं, परिधि, ये इसकी दूरी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा, जहां से चलना चालू किया वहीं पर पहुंच गया, तो यहाँ पर ये दूरी तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे विस्थापन पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आप क्या कहते हैं कि इसका मान 0 होगा।
ठीक है। तो जो भी हो, ये विस्थापन भी क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, न्यूनतम दूरी है। तो दूरी जो होता है, जो लंबाई होती है, उसका मात्रक यानी इकाई क्या होगा, मीटर ही होगा। और डायमेंशन में मास का कोई टर्म नहीं है, तो m0, लेंथ का टर्म है l, और टाइम का टर्म नहीं है, तो t का पावर 0। ऐसे हम लोग किसी का भी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं। अब अगला चीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं चाल। चाल के बारे में हम जानते हैं, चाल, ठीक है। चाल क्या होता है, तो दूरी में स्पीड जिसको कहते हैं, स्पीड की हम बात कर लें, जिसको आप चाल कहते हैं। चाल क्या होता है, तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी जिस दर से बदलता है, हम मान लेते हैं कि ये दूरी है और बटा समय, ठीक है। तो आप इसका इकाई लिखना चाहते हैं, तो लिखिए, दूरी लेंथ है, इसके लिए मीटर, और समय क्या है, सेकेंड, समय के लिए सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। नीचे से सेकेंड ऊपर गया तो मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए हम डायमेंशन लिखें, तो मास का कोई टर्म नहीं, m0 हो गया। मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो l, और सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए, तो t का पावर -1, m0 l t का पावर -1, ठीक है। अब अगला हम इसी की तरह लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं वेग। वेग क्या होता है, अब इसमें आप जानिएगा, ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, ये स्केलर है, फिर ये वेक्टर है। वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो गया। किसके साथ चेंज देख रहे हैं हम लोग, समय के साथ देख रहे हैं परिवर्तन। तो देखिए, विस्थापन हो गया, विस्थापन के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर, और समय के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे कह दें, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा m0, मीटर लेंथ के लिए तो l, और सेकेंड टाइम के लिए तो t का पावर -1। ऐसे ही एक चीज है संवेग। संवेग जिसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, रैखिक संवेग, इसको संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। संवेग की बात करें हम, तो ये होता है द्रव्यमान यानी मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। अब इसके लिए लिखिए, द्रव्यमान के लिए क्या यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से केजी, जानते ही हैं। और वेग के लिए क्या कहते हैं, वेग के लिए अभी आपने जाना, मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो आप कहिएगा m0 l, मीटर l के लिए, लेंथ के लिए l, और t का पावर -1। इस तरह से हमने जाना कि आप किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन को लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। उसके बाद परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है जो किसी कन्वेंशन पर आधारित नहीं है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया। जैसे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। जैसे रेडियो सक्रियता का यूनिट होता है बेक्वेरल, ठीक है, या कहीं पर क्यूरी भी लिखा रहता है ना। जैसे एक चीज होता है बैरल। बैरल क्या होता है, तो आजकल चर्चा में रहा है कि ये लिक्विड जो होता है उसके वॉल्यूम को मापते हैं। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक यूनिट होता है डॉब्सन। डॉब्सन क्या होता है, तो ओजोन जो परत है उसकी मोटाई को, उसकी थिकनेस को हम लोग डॉब्सन में मापते हैं। जैसे एक चीज होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज साहब के सम्मान में हर्ट्ज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे।